दोस्तों, आपके आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके बचपन से दिल में छेद है और उनके पेरेंट्स महंगा इलाज होने के कारण ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अगर हैं तो आपके पास मौका है उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का, उनके जीवन में खुशियां लौटाने का। बी द चेंज पॉडकास्ट ने सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें हॉस्पिटल ने हमें 50 ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद है बचपन से और उनके पेरेंट्स इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी फ्री सर्जरी, जी हाँ बिल्कुल फ्री सर्जरी का कमिटमेंट किया है। तो अगर आप भी इस पॉजिटिव बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी मदद करिए, हमें मदद करिए उन बच्चों को ढूंढने में, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में जिनको ये प्रॉब्लम है और उनकी सर्जरी होनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा है तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए और पॉजिटिव चेंज का हिस्सा बनिए। सिर्फ आपका एक शेयर किसी बच्चे की मुस्कुराहट लौटा सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाइए। अमृतसर से मुंबई का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? जहाज से। वो शो इतना बड़ा था कि जहाज में अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बुलाता था। आपको ये लगता है ये जेन्युइनली टैलेंट हंट कर लेते हैं, पूरे देश से निकाल के ले आते हैं लोगों को? लेकिन टैलेंट के साथ जो कहानियां लाते हैं जिसमें मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं, कभी ऐसा देख के लगता है जैसे ना सिर्फ टैलेंट गरीबों के घर में पैदा हुआ है। तो आप लोग पहले सारे टच में थे, मतलब मिलते मिलाते थे? कपिल और आप? जेलसी ना करने वाले दोस्त। आप बार बार कह रहे हो थे, आज वो पोजीशन नहीं है। ऐसा नहीं आना चाहिए दोस्ती। कॉमेडी है ना, वो दिल के एक ऐसा कोना है ना, तो उससे एक अलग ही कनेक्शन बनता है लोगों का। शायद वो कॉमेडी जो पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सको आप, वो करना और भी ज्यादा मुश्किल है। मैं जब शो में आपको देख रहा था तो ये हो रहा था कि ये तो साइड कैरेक्टर है, मतलब ऐसी इमेज क्यों क्रिएट कर दी गई आप? मेरी कॉस्ट पे हंस रहे हैं तो भी ठीक है। तो आपकी कॉमेडी सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं होती थी, आपके पार्टनर पे भी डिपेंड होती। अब इन सब के बेस्ट कैरेक्टर क्या क्या हैं? सुनील ग्रोवर का आपको? मुझे सबसे बेटर मशहूर गुलाटी, कीकू शारदा, सुनील ग्रोवर। कॉमेडी सर्कस में कभी नहीं फिट हुआ क्योंकि उनके लिए वो पेड़ था कपिल शर्मा शो। जैसे इसमें आए तैर गए। मतलब जब वो बंदा आता है ना, मतलब नहीं, लेकिन उसमें वो शरारत बहुत डालता है, बहुत ज्यादा। तीन भाई, तीनों तो भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी को लेकर। एक ऐसे चेंज मेकर जिनको आपने बहुत ज़्यादा देखा है टीवी पर और बहुत मस्ती करी है, बहुत हंसाते हैं। आज हम इनको पकड़ के ले आए हैं, ढूंढ के ले आए हैं। आइए बात करते हैं आज के हमारे चेंज मेकर, बहुत ही मशहूर हस्ती राजीव ठाकुर, लाफ्टर चैलेंज से। आइए वेलकम करते हैं राजीव भाई का। राजीव भाई कैसे हो? इतनी लंबी इंट्रोडक्शन दी है और बात एक ही बताइए बीच में। बात तो आप बताओगे ना। अच्छा अब ये बताओ कि अमृतसर से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो? अभी तो अमृतसर से। अमृतसर से ही स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ। तो अमृतसर का, यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन अमृतसर। अमृतसर से मुंबई का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? जहाज से। कैसे? जहाज से तो हुआ लेकिन जहाज से नहीं भी होता ना, बड़े लोगों का ट्रेन से होता है। हाँ, तो हमारा तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे थे आप, मतलब? हाँ, थोड़ी अमीरों वाली स्ट्रगल थी। तो बायर क्योंकि अपने पैसों का नहीं था इसलिए।
डैडी दा पैसा पुत्रा मौज कर ले। हाँ, पर इन्ना भी नहीं सी कि डैडी के पैसे से जहाज की टिकट ले लेते। पर लाफ्टर चैलेंज में गए थे तो मुझे लगता है वो 2000 जब 7 में हम लोग गए थे तो वो शो इतना बड़ा था कि जहाज में अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको बुलाता था। वरना तो मुझे नहीं लगता कोई शो इतना बड़ा हुआ है जो जहाज में पार्टिसिपेंट्स को बुलाता हो। वो ट्रेन में ही आते हैं, है ना। तो बस यहीं से सफर बना। छोटे शहरों के बच्चे, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये जैसे ये लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, इतने सारे कॉमेडी के भी आते हैं, बाकी की रोडीज भी हम देखते हैं, आपको ये लगता है ये जेन्युइनली टैलेंट हंट कर लेते हैं, पूरे देश से निकाल के ले आते हैं लोगों को? टैलेंट तो जेन्युइनली आता ही है। और जब हम लोग टैलेंट बोले उस दौर में थे तो बहुत जेन्युइन था, और अभी भी है। मतलब अगर आप देखो कोई डांस शोज देखो, क्या बच्चे यार पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतने कमाल के डांसर्स। क्योंकि मैंने तो झलक दिखला जा करके देख लिया ना। एक हफ्ता में 1.5 मिनट का डांस तैयार नहीं होता हमसे। वो बच्चे क्या कमाल का डांस करते हैं। तो टैलेंट तो जेन्युइन लाते हैं, लेकिन टैलेंट के साथ जो कहानियां लाते हैं जिसमें मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं कभी कभी ऐसा वो कई बार ओवर नहीं हो जाता? ओवर ही हो जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा देख के लगता है जैसे ना सिर्फ टैलेंट गरीबों के घर में पैदा हो रहा है अमीरों के घर में नल्ले पैदा हो रहे हैं सही बात। हम खुद अपने बच्चों को देखते हैं, साला तुम्हें इतनी फैसिलिटी मिली है तभी तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो आपको सच में लग रहा है कि बच्चे नल्ले मेरे नहीं, मुझे तो ये नहीं वो उनकी बैकग्राउंड स्टोरी इतनी फिल्मी बन जाती है ना। नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर हमें अपने बच्चों को टैलेंट शो में भेजना है तो मुझे लगता है कि मुझे वापस बैटरियों की दुकान शुरू कर लेनी चाहिए ताकि उनके पास कहानी हो सुनाने की। मेरा बाप बैटरियां उठाता है, बैटरियां लगाता है दूसरों के घरों में, फिर जब फोन आता है बैटरी नहीं चल रही तो सामने वाला गाली निकालता है, ये क्या है बैटरी चार्ज नहीं हो रही मतलब कभी कभी ऐसा लगता है। चलो, एक तो ये तो स्टोरी हो गई इनकी, ये जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं जी। और जो जजेस इतने इमोशनल होके रो पड़ते हैं। क्या इतने इमोशन? आपने तो इतने पास से शोज देखे हैं। नहीं यार, इमोशन तो हर आदमी में होता है। देखो, जब सामने कहानी इमोशनल आ जाएगी तो उतना कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाता है यार, क्योंकि आप एक शो को लगातार जज कर रहे होते हो। शायद कोई 10 हफ्ते होते हैं, कोई 20 हफ्ते होता है, तो क्या होता है वो क्लोजनेस बन जाती है आपकी। पूरा दिन सेट पे रहते हो, आप देखते हो उनकी मेहनत, बच्चों की या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फिर जब उनकी बैक स्टोरी आपको पता चलती है और उसके बाद जब आप वो कन्वर्जन देख रहे होते हो उस बंदे में, जो एक डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ आ रही है। हाँ, मैंने देखा कई बार ना पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस भी ना शायद ग्रूमिंग भी करते हैं। 100%। तो काफी ना, जैसे स्टार्ट होता है शो, बच्चा जैसे दिखता है और एंड तक जो फाइनलिस्ट बनते हैं वो 2-4 बच्चे डिफरेंट दिखने लग जाते हैं। मतलब देखो, ग्लैमर वर्ल्ड है, ग्लैमर वर्ल्ड में ग्रूमिंग बहुत। जैसे हम लोग पहली बार गए थे तो मुझे याद है कि हम तो भाई ठीक ठाक उम्र में पहुंचे थे, कॉलेज पास आउट कर चुके थे हम लोग। तो जब हम कॉलेज पास आउट कर चुके होते, शादी हो गई थी? शादी भी हो गई थी, मेरी हो गई थी, बाकियों की नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा था बाल विवाह टाइप तो वो भी अलग किस्सा है खैर। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें भी जाते सबसे पहले ग्रूम ही किया गया था। जब उन्हें पता चल गया था कि ये सिलेक्ट हैं, ये टीवी पे आएंगे, तो सबसे पहले हमें, जो आज सबसे महंगे, मैं नाम नहीं लूँगा कि हमें नहीं किसी को प्रमोट करना, तो जो भी सबसे महंगे आज की तारीख के हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो उनके पास ले जाया गया था। तो हम तो हैरान हो गए थे, अच्छा हमने तो सुना ये तो हीरो के बाल काटते हैं, तो हम काट रहे हैं। तो उसने बताया कि कैसे बाल रखें, ये मैं कहा यार बाल इतने, तो हर बच्चे को उन्होंने अलग स्टाइल दिया। तो ग्रूम तो करते हैं, कोट पैंट दिए हमें अच्छे। हाँ, सुना है एक आध स्टाइलिस्ट तो ऐसे है जो हेयर कट जो 2-3 पीढ़ी से कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं हेयर कट के। कर लेते होंगे यार। भाई मैं तो कहता हूँ जिसके पास टैलेंट है पैसा लो। जब आप, हाँ, जिसके पास मिडास टच है, हाँ भाई बाल ही काटने हैं। नहीं, कोई भी किसी भी चीज में मिडास टच हो, बात तो उसी की है सिर्फ। वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है। मैं मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी जगह, मतलब मुझे याद है कि जब हम बैटरी का काम करते थे, मैं बताना चाहता हूँ, मिडास टच की बात हुई है, तो एक इलेक्ट्रीशियन थे, अगर बाकी लोग मान लो 200 रुपये थे पर डे, मतलब जो दिहाड़ी, वो भाई 350 से 500 लेता था। लेकिन
हम अपनी बैटरी इन्वर्टर लगवाने के लिए, जब होता ना कि किसी के घर में भेजना है, तो हम उसी को भेजते थे। क्लाइंट पैसे नहीं भी भरता था, हम क्लाइंट को बोलते तू भाई 300 दे, 200 हम दे देंगे इसको अपने पास से, क्योंकि उसमें वो टच था कि वो जब एक बैटरी इन्वर्टर फिट कर आता था ना, तो फिर कंप्लेंट नहीं आती थी। नहीं तो मतलब 2007 में जब लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्ट हुए, तो उससे पहले आप बैटरी की शॉप थी, इन्वर्टर बैटरी, अमृतसर में। अमृतसर में। तो वो फैमिली बिजनेस था कि आपने स्टार्ट किया था? नहीं, फैमिली बिजनेस पापा ने किया था। फैमिली बिजनेस क्या होता है, फैमिली मतलब ऐसा कोई बिजनेस दादा का नहीं था। हाँ। तो पापा ने अपनी मेहनत से शुरू किया था, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, तो आगे मैं फिर। अब ये बताओ कि जो फ्लाइट वहां से उड़ी अमृतसर से, उसमें सारे भर के कपिल भी आ गया, आप भी आ गए, और भारती भी आ गई, और चंदू भी। इतना टैलेंट क्या सारे कॉमेडियन बैठे हुए थे क्या अमृतसर में एक ही जगह पे, कि एक ही फ्लाइट ऐसी उड़ी? कॉमेडियन तो नहीं कह सकते मुझे लगता, लेकिन मल्टी टैलेंटेड थे हम सब लोग। जैसे हम सब लोग थिएटर ही करते थे बेसिकली। सिर्फ एक लहरी साहब थे, सुदेश लहरी जी, जो मूवीज में भी थे। नहीं, प्रॉपर कॉमेडियन थे, जो मतलब उस वक्त। अच्छा, आप लोग सारे जॉनर करते थे? हाँ, जॉनर नहीं, मतलब कहने का मतलब वो एस्टेब्लिश्ड कॉमेडियन थे। हम लोग कॉलेज से निकले हुए भी स्टूडेंट थे, वो प्रॉपर जिनकी कैसेट वैसेट आ चुकी थी। होते ना पहले कैसेट्स आते थे कॉमेडियंस के, तो उनकी कैसेट आ चुकी थी। पंजाब के रिनाउंड कॉमेडियन थे वो, तो वही थे। बाकी जितने भी आए हैं लोग, मैं, कपिल, चंदन, भारती, सुगंधा, बलराज, जसवंत, कितने लोग आए हैं, मतलब हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से बेसिकली। तो आप लोग पहले सारे टच में थे, मतलब मिलते मिलाते थे? कपिल और आप? यस यस। अच्छा, आप लोग सारे वहां पर थे। और कैसे, मतलब कैसे सबका ही एक साथ क्लिक कर गया कि लाफ्टर में दोस्त थे हम सब लोग? तो होता ना कि जेलसी ना करने वाले दोस्त। कि अगर एक को कुछ पता चला तो वो दूसरे को बोलता था चल चल भर फॉर्म, तू भी भर, तू भी दे ऑडिशन, चल चलते हैं इकट्ठे चलेंगे। तो हम वो वाले लोग थे कि यार इकट्ठे चले हैं, मस्ती है। आप बार बार कह रहे हो थे, आज वो पोजीशन नहीं है? नहीं, वही है ना, वही, तभी तो आज तक ऐसा वैसी दोस्ती है। वैसी दोस्ती है। मैं बोला थे का मतलब कि तब भी उस दिन नहीं थे, तो जेलसी नहीं थी एक दूसरे के लिए, तभी तो आज तक इतना सरवाइव कर पाए इकट्ठे हम लोग। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दोस्तों में अगर प्यार बहुत ज्यादा हो ना, तो जेलसी तो मुझे लगता है भाइयों में हो सकती है, दोस्तों में भी नहीं होती। नहीं, मुझे लगता है कहते होते ना कि वो धंधा दोस्तों में नहीं करना चाहिए। ऐसी माना जाता है कि पैसे का लेन देन दोस्तों में नहीं होना चाहिए। उधार का हो सकता है, धंधे का लेन देन नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए दोस्ती में। लेकिन हमारी दोस्ती में पैसा नहीं आया, लेकिन भाई कंपटीशन तो है ही है ना, कि आप एक ही कंपटीशन में जा रहे हो, लाफ्टर चैलेंज में। फील्ड भी एक ही है, फील्ड भी एक ही, कॉमेडी ही है, और उसी सेम कंपटीशन में ही कोई जीतेगा, कोई हारेगा। लेकिन अच्छी बात थी कि मैं, कपिल और चंदन थे जो लाफ्टर चैलेंज 3 में, हमारा रूम भी एक ही था। तो फिर रूम था तो स्क्रिप्ट भी एक साथ लिख रहे हैं। अब ये क्या पता कि वो यूनिक लिख रहा है या मेरी। नहीं, हम लोग मिलके करते थे एक दूसरे को आइडिया शेयर करना। तो क्योंकि दोस्ती इतनी ज्यादा थी कि हम चाहते थे कि तीनों ही आगे बढ़े, और कोई नहीं था। तीनों ही आगे बढ़े। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे आप लोग। यस, लहरी साहब थे थर्ड बीच में, मतलब फर्स्ट वाज कपिल, सेकंड चंदन, थर्ड लहरी साहब, फोर्थ मैं। तो ये तो उस वक्त की एक तबाही थी। वो आता ना जो आजकल एकदम क्रांति आई ना, जैसे आजकल वो मीम चल रहा है, 2 भाई दोनों तबाही, तब आया था 3 भाई तीनों तबाही। ये हमारा मीम था। मुझे ऐसा लगता है राजीव भाई, एक 2000 से लेके 2007-8 तक ना पब्लिक के सास बहू वाले सीरियल्स चले। इन्होंने ना पका दिया पब्लिक को। नहीं, पकाया नहीं था, वो तो 2015 तक चलते रहे हैं, लेकिन ये वो मर्दों के लिए कुछ आ गया। आप ये मानोगे अभी भी ना, मतलब इतना कॉमेडी का इतने घरों में ऐसा सीन है कि मेरी मदर है, मतलब उनको एक एक सीन, एक एक एपिसोड के। हाँ भाई, मैं जैसे दुबई गया तो मैं दुबई अरीना मॉल में, वो कोका कोला अरीना में, आप लोग यूएस टूर से आ रहे थे सारे 2023 में। तो वो हमारे पास वो थी, बिल्कुल वीवीआईपी टिकट्स थी, फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। तो मैंने आपको तब सुना। तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरा पॉडकास्ट होगा, कभी आपसे मुलाकात होगी। तो पौना घंटा आपने करा। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। हाँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है, और टचवुड कपिल को भी पता है कि स्टैंड अप में कि मैं अच्छा हूँ। तो इसीलिए जब भी उसका कोई भी शो रहता है तो वो ओपनिंग एक्ट के लिए मुझे ही बुलाता है
तो वो 45 मिनट आपने बताया हो गया, मुझे जबकि परमिशन मिली थी 20 मिनट के लिए। तो मुझे शायद 45 मिनट याद है, क्योंकि वो माहौल ऐसा बन गया होगा कि वो चल गया इतना टाइम। तो कपिल हमेशा मुझे यही कहता है कि अब जैसे मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ तो ही इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग कि भाई ये कर, तेरे को मैं कब से बोल रहा हूँ, तू क्यों नहीं करता जाके। तो दोस्तों में ये चीज होनी भी बहुत जरूरी है, मतलब एक दूसरे को पुश करते हैं ना। तो मैं भी, आप बताओ, मैं ना बीच में कई बार ऐसा लगता है कि काम धंधा सेट है, ये कर रहे हैं, मजे में कर रहे हैं, लेकिन दोस्त कहते हैं भाटिया जी छोड़ना नहीं है। तो छोड़ना क्यों है? नहीं मतलब कई बार ऐसा लगता है, उनको लगता है आप ऑफ, आजकल शूट्स हो नहीं रहे क्या? ये बड़ा बड़ा सवाल है। मेरे को भी इसी सवाल से, आजकल क्या कर रहे हो और नया क्या? क्योंकि लोगों को ना क्या हो गया, हमारी यह हुई आदत। पहले क्या हुआ, जो हमने 10-12 साल निकाले ना लाफ्टर चैनल के बाद, कॉमेडी सर्कस 8 साल चला। तो उसमें क्या हो रहा है कि हर हफ्ते आप ही कर रहे हैं। तो लोगों को 8 साल में इतनी आदत हो गई आपकी कि उनको लगता है ये तो हर वक्त करते रहेंगे। उसके बाद कपिल का शो आ गया अपना, तो कपिल तो है ही है, लेकिन हमारा क्या होता है कि किसी एपिसोड में हो, किसी में नहीं हो। जैसे इस बार का सीजन में मैं नहीं हूँ, तो लोगों का सवाल, आप क्यों नहीं हो, क्यों नहीं लिया, कोई बात हो गई? हाँ तो कोई बात नहीं होती है। हाँ, वो जैसे शो का फॉर्मेट है, रिक्वायरमेंट है। और नहीं, दूसरा ये है कि आप कोई और भी कमिटमेंट दे बैठते हो। वो डेट्स का मैच करना, ये चीजें बड़ी बहुत सारी चीजें चलती है। अब ये बताओ, अमृतसर से शुरू करते हैं पहले। ये तो आप कब से बोल रहे हो अमृतसर शुरू करते? शुरू किए हुए आपको 15 मिनट। अमृतसर की कहानी जानना चाहता हूं मैं। अमृतसर से मुंबई आप रह रहे हो, मेरे ख्याल से 18 साल हो गए मुंबई में रहते हुए, हो ही जाएंगे। साथ में आए। हाँ, तो अमृतसर का तो फूड कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है और मुंबई का बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, मतलब आप लोग एडजस्ट कैसे हुए? सभी, मतलब सभी उसी बैकग्राउंड से आ रहे थे आप लोग? भाई मेरा पता, मैं बाकियों का नहीं जानता, क्योंकि मैं बीवी साथ ले गया था। अच्छा तो फिर मुझे तो पंजाबी कम हो गया। हाँ, घर का खाना अच्छा मिल रहा था। और बाकियों का ये है कि पंजाबी फ्लेवर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर मैं कहूँगा वो शायद एक मिनी हिंदुस्तान है, कि वहाँ पर आपको हर कल्चर का आदमी मिलेगा, हर कल्चर मिलेगा, हर त्योहार मिलेगा। एक्चुअली ट्रू मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हाँ, बिजनेस की वजह से बिजनेस हब रहा है पुराना, ये पता तो नहीं मेरे बहुत लोग आते हैं हर स्टेट से ही। हर स्टेट, मतलब मैं कहता हूँ कि वहाँ पे, जैसे अगर हम अमृतसर में रहते हैं तो शायद हम बहुत से त्योहार ऐसे जो हमें पता ही ना हो कि मनाए भी जाते हैं। तो वहाँ पर आपको हर त्योहार का पता होता है, अपने हिंदुस्तान के हर फूड का पता होता है। आपको राजस्थानी खाना राजस्थानी मिलेगा, पंजाबी खाना पंजाबी मिलेगा, मतलब उड़िया खाना मिलेगा, जो भी खाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग हैं बस रहे हैं वहाँ पर। राजीव भाई, आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बार मिल रहे हैं। इतना आप लोगों को टीवी पे देखा है ना, इतना फेमिलियर फेस है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से जानते हैं। हमारे साथ बहुत होता है भाई, है ना? मतलब एयरपोर्ट पे कहीं भी लोग इस तरह से मिलते हैं कि, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आपने मुझे बोला कि मैं कोका कोला अरीना में, अब आप तो 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं, इसी तरह कोई आदमी ना 10-12 साल पहले कहीं ऐसे इवेंट में मिला होता है, तो फोटो निकाल के दिखा रहे हैं, मैं पहले भी मिला था आपसे। अब आपको थोड़ा याद है, साल पुराना किसी बंदे ने फोटो कितने लोग मिलते हैं। लेकिन जादू इस टीवी में जो हम शो करते हैं, शायद उसका जादू है, उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है, कि लोगों को हम अपने ही लगते हैं, अपने घर का हिस्सा ही लगते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें राजीव जी करके मिलता हो। कपिल इतना बड़ा है, उसे भी कपिल सर, मुझे देखा बहुत से बुजुर्ग वो कपिल, मतलब लोग इतना अपना मानते हैं। सो है यार, इस शोज का कमाल तो है। शो का कमाल है, या फिर आपकी एक अदा का भी कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमेडी है ना, वो दिल के एक ऐसा कोना है ना कि आदमी का एक अलग पहलू छेड़ देती है, तो उससे एक अलग ही कनेक्शन बनता है लोगों का शायद। हाँ यार, एक तो कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम है, जो मुझे ऐसा लगता है, और वो कॉमेडी जो पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सको, आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सको, वो करना और भी ज्यादा मुश्किल है। अब यही परिवार वाली बात कर रहे हैं, परिवार के साथ। अब आप नया फील्ड कर लिया आपने, मतलब एक नए जॉनर में आ रहे हो। आपका तो स्टाइल तो वही है कॉमेडी, अब आप ओपन माइक और स्टैंड अप कॉमेडी
कर रहे हो। हाँ, पर ये नया नहीं है, सिर्फ ये मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो आए लाफ्टर चैलेंज में से थे। तो लाफ्टर चैलेंज स्टैंड अप कॉमेडी था, लेकिन उसके बाद कॉमेडी सर्कस आ गया, क्योंकि कॉमेडी का जैसे जोन नहीं बदलता, शायद मुझे लगा ग्रोथ हुई कॉमेडी की टीवी पर। कि पहले आप स्टैंड अप कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, फिर कॉमेडी सर्कस आया, आप जोड़ी में गैग्स जोड़ी में करने लगे, फिर उसका वर्जन आगे चेंज हुआ तो कपिल शो आ गया, जिसमें टीम हो गई, पूरे 5-7 लोग हो गए, गैग कर रहे थे। और पैरेलली एक और यूनिवर्स तैयार हो रहा था यूट्यूब पे, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस का, जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित वाला वो वाला स्टैंड अप था। तो टीवी पे हमें लोगों ने इतना देखा कि वो भूल गए कि हम भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी गूगल पे स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम डाले जाए, हमारा नाम आए ना। वैसे यू आर दी ओजीज जिसे कहते हैं कि ओरिजिनल, आप अगर इंडिया में देखें तो स्टैंड अप कॉमेडियन के तो आप लोग बादशाह हैं, स्टार्ट करने वाले नहीं। वो जब हम कभी आज के जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट, मुझे मैं जैसे अभी मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया है क्लब्स में या ओपन माइक्स में या जहाँ कॉमेडी क्लब्स में, तो मैं इन सबसे मिलता हूँ, तो मतलब वो इतने अच्छे से मिलते हैं कि अरे आप ही तो थे जिनको देख के हमने शुरू किया था। तो लेकिन आज की जनरेशन को, आज के लोगों को नहीं पता है। तो मुझे लगा हाँ, जो अभी जेनजी है उसको शायद कनेक्ट करने में टाइम लगता होगा, क्योंकि टाइम में उनको पता ही नहीं है कि हम भी करते हैं ये। भाई जोक्स का स्टाइल भी तो बदल गया है। हाँ, बदल गया है। आप लोग, हम लोग जिन जोक्स पे हंस रहे थे, बहुत ही देसी जोक्स पे, बहुत देसी थे। हाँ, जेनजी का भी लैंग्वेज चेंज हो गई है। हाँ, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। तो वो काफी चैलेंजिंग रह रहा होगा अभी। जैसे मतलब आज जो हमारी 40s वाली एज, आप और मैं सेम एज के हैं, तो हम लोग 40s एज वाले हैं, हमारे बच्चों वाले आजकल ऑडियंस हो गई 20 साल की, 16 साल के, 17 साल के, उनको कनेक्ट करने में कितना चैलेंज आ रहा है? कनेक्ट करने में चैलेंज आ रहा है, लेकिन खुशी इस बात की उनको हंसाने में चैलेंज नहीं आ रहा मेरे को। टच वुड, हंसा तो मैं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत फंसता हूँ जाके। क्या होता है कि कई बार ऐसे क्लब में परफॉर्म कर रहा हूँ जहाँ पे मान लो कि मैं और 3 कॉमेडियन के साथ आज मेरा सेट है, अब वो सारे यंग हैं, तो उनकी ऑडियंस जो देखने की सारी यंग आई हुई है। अब मैं वहाँ फंसता हूँ जाके कि अब मैं अगर पुराना जोक करूँगा अपने वाला, तो मुझे नया लिखना है। लेंगे नहीं लेंगे, हाँ, तो फिर मुझे नया वर्जन लिखना पड़ता है चीज़ों का। इस प्रोसेस में इतना मज़ा आ रहा है कि आज मुझे लग रहा था कि जैसे हम टीवी पे इतने बिजी हो गए थे कि स्टैंड अप जो कर रहे थे हम रुक गए थे, लिखना बंद हो गए थे नया स्टैंड अप। तो अभी पिछले 6-8 महीने से मैंने कम से कम नया 1.5-2 घंटे का स्टैंड अप लिखा है। तो वो दोबारा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मज़ा आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जहाँ मैं अपना सोलो शो डालता हूँ, अब वहाँ पे मेरी ऑडियंस आ जाती है, थोड़ी जेनजी आ जाती है जो अभी नई मिक्स हो जाता है। अब मिक्स हो जाता है, अब वहां पे और नए तरह का कंटेंट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपने शो का नाम ही रख दिया जेनजी और 90s वाले। तो अब जेनजी भी आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि इसमें 90s की भी बात होगी, जेनजी की भी होगी। तो ये तो आपने नया फ्यूजन बना रहे हो इस कॉमिक के फील्ड में। कॉमिक के फील्ड में। और मैं चाहता हूँ क्या है कि शायद हम लोग आएंगे तो एक वो नई ऑडियंस, नई जनरेशन जो स्टैंड अप देख ही नहीं रही है, उनको लगता है कि ये और बातें करते हैं। ये नहीं, वो भी थोड़ा सा देखिए, कंटेंट तो बिलो द बेल्ट हो जाता है। हाँ, मतलब अगर बच्चे होते हैं, कई बार जैसे मैं देख रहा हूँ कि कई स्टैंड अप कॉमेडियंस है, उसमें बात करते करते फिर वो कहता है, ये आंटी आप भी आ गए हो अपनी बेटी के साथ, आपको पता नहीं था कि आप मेरे शो में आ गए हो। मतलब इतना वल्गर वो था। अब देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि ना, दुनिया में हर चीज की अपनी ऑडियंस हो गई। शायद जिस बात के लिए आप बोल रहे हो उसके लिए आप ना जाओ शो देखने कि भाई नहीं, मेरे को यार ये ऐसी करता है, मेरे को नहीं देखना। और कुछ होते हैं कि ये ऐसी करता है, मुझे यही देखना है। तो हर आदमी की एक अपनी ऑडियंस है। तो मेरा क्या लग रहा है कि मैं जैसे एंटर हुआ हूं, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ऑडियंस टू द शो। अब क्या है कि मान लो ये सब एक स्टैंड अप कॉमेडी की एक, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जैसे 100 में से अगर देखें तो शायद 20 लोगों की ऑडियंस है। तो मुझे लगता है कि जब हम जैसे लोग आएंगे तो 20 को शायद 30 कर पाएंगे। वो आप अपनी सेगमेंट ग्रो कर रहे हो। अपना सेगमेंट ग्रो करेंगे। और इस सेगमेंट में क्या होगा कि वो जो 10 मैं लाऊंगा, वो 10 भी उनका भी ह्यूमर देखने जाएंगे, उसमें से कुछ 4 चले जाएं, 5 चले जाएं। मैंने इसीलिए आपकी इंट्रो में कहा चेंज मेकर, क्योंकि ये इतना बड़ा चेंज अपने अंदर लाना बहुत आसान बात नहीं है।
तो आप अगर आपने ये क्रिएट कर दिया और ओपन माइक्स 40s वालों के 90s 80s के किड्स के होने लगे जो आपसे कनेक्ट करते हैं, यस तो वो अपने आप में एक नया मार्केट डेवलप हो जाएगा और बहुतों के लिए वो करियर बन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये मेरा बड़ा टफ डिसीजन था कि जब आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे होते हो उसके बाद जाके ओपन माइक करना। तो मुझे जब अपने पुराने स्टैंड अप कॉमेडियंस मिले हैं, ओजीस जो विपुल गोयल हो गए, तो वो कहते पाजी ये आपने इतनी हिम्मत कैसे कर दी, आपको डर नहीं लगता कि अगर यहाँ फेल हुए तो नाम कितना खराब होगा? मैं क्या और कितना खराब हो जाए, टीवी पे तो वैसे ही मेरा खराब कर रहे हालांकि वो एक करेक्टर की बात होती वो है, तो आप समझ रहे हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की ऑडियंस इतनी भोली है, वो सच मानती है कि ये कहा जा रहा है तो ये इसको नहीं आती होगी। जनरली इसे काम नहीं मिल रहा, हाँ, कि किसी के नाम पे ही चल रहा है। हाँ, मतलब हाँ, तो वो मानते हैं। ये मिसकंसेप्शन तो मुझे लगता है कि जब आपने IC 814 में चीफ का कैरेक्टर करा तो बहुत लोगों का ये मिथ ब्रेक हुआ। यार मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि मिथ तो खैर हम थिएटर के लोग हैं, मिथ तो अभी बहुत ब्रेक करने हैं ब्रेक करने अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। अभी तो बस हाँ, ऊपर वाला टाइम दे बस तो रिकॉर्ड तो तोड़ने ही हैं सारे। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब ऐसी चैलेंजिंग जॉब में आप वापिस आते हो तो मुझे जब उसने कहा ना कि डर, में कि नहीं यार देखो, डरे वो जिसको काम ना आता हो। मुझे पता है मुझे काम आता है, सिर्फ लोगों को नहीं पता। यस, उनको बताना है, ये उनके लिए सरप्राइज हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। मेरे वो दोस्त जो शुरू से मेरे साथ हैं उनके लिए नहीं है ये सरप्राइज। ये सरप्राइज है उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं, नई ऑडियंस है, जो नई ऑडियंस नहीं भी नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरी ही ऑडियंस है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये ऐसा काम कर लेते। अदर साइड ऑफ यस, राजीव ठाकुर। तो ये स्टैंड अप करने का वजह ही मेरी ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि जो टीवी पे काम कर रहे हैं ये चीजें कर लेते हैं। और दूसरा वही है कि जो ऑडियंस नहीं आ रही है उसको भी हम स्टैंड अप के वर्ल्ड में ला पाए, और जो ऑडियंस स्टैंड अप के वर्ल्ड में ऑलरेडी है वो उनको भी ये बता सके। नहीं, कुछ ऑडियंस ऐसी है जो रिपीट ऑडियंस है, जो इनका एक कल्ट फॉलोइंग है, वो मतलब रेगुलर ओपन माइक्स में जाते हैं, तो उनको भी वैरायटी चाहिए। वैरायटी तो खैर रोज मिल ही रही है भाई, बहुत मैंने देखा, आगे। बहुत कॉमिक आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अभी अच्छों की बात कर रहे हैं, आप टॉप 3 बताओ जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी में टॉप 3 आपको लगते हैं, योर फेवरेट। यार मैं फिर वो टीवी के अलग होंगे, नहीं आप वैसे ही बताओ जो अभी जो चल रहे हैं 5-6 स्टैंड अप कॉमिक्स में। अब ये नया फील्ड है तो उसमें कपिल तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ, पहले मैं टीवी के बताता हूँ, कपिल, हाँ, जॉनी लीवर साहब और राजू श्रीवास्तव, ये 3 ये तो जेम जो मुझे मतलब कोहिनूर है बेसिकली, कोहिनूर जो मुझे बेहतरीन तरीके से बहुत पसंद है। फिर अगर हम यूट्यूब की तरफ आते हैं तो जाकिर समय बहुत टैलेंटेड है, मतलब जो भी कंट्रोवर्सी वो तो चलो अलग है, चीज लेकिन है, टैलेंटेड है, टाइमिंग, ही इज वेरी विटी। और अनुभव सिंह बस्सी, देन टॉप 3 तो मेरे को अभी तक तो हर्ष गुजराल। ऐसे आप लोग काम कर रहे हो इनके साथ? मतलब काम तो नहीं, मतलब अभी साथ नहीं जैसे किया। विपुल गोयल, मैं वही अमित टंडन, तो ये 4-5 जो हैं बहुत हैं। नयों में भी हर्ष गुजराल इज टू गुड ऑन, जब वो क्राउड वर्क पे आता है तो जितना मैंने अभी तक देखा है, मेरा हालांकि भी लाइव नहीं देख पाया हूँ, लेकिन है, आकाश है लड़का, हर्ष है, देन एक हमारे रवि गुप्ता जी है, उनकी टोन बड़ी प्यारी है यार। अभी कल रात को रील देख रहा था तो उन्होंने पता है क्या किया, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा जी आप अभी सबसे बड़ी टेंशन क्या चल रही है आपकी लाइफ? कह रहे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बग्गे बिल्ले बल्ले बग्गियां लगी। मतलब वो टोन इतनी बढ़िया ना, टोन बढ़िया है उनकी, मतलब और बहुत क्या होता है आज जो मुझे लग रहा है, जो कॉमेडी है ना, आज कॉमेडी हंसाने की गेम नहीं है, आज कॉमेडी है आप रिलेट कितना कर रहे हो, कनेक्ट कितना कर रहे हो। तो मैं पिछले 6 महीने से यकीन मानो वो रिलेटेबिलिटी, कनेक्टिविटी
ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को क्या होता है कि आप 1 घंटे का सेट तैयार करके ना उसको टाइट करने की कोशिश करते हो। मैं रोज बदल रहा हूँ, वर्क जो कर रहे हैं सेगमेंट वो भी बदल रहा हूँ कि वर्क कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, लेकिन कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं कि जिससे लोगों को लगे। मुझे ना समय ने बड़ी अच्छी बात बताई, तो भाजी मैं आपकी टिकट क्यों लूं? बात बड़ी जेन्युइन है कि मैं आपकी ही टिकट क्यों लूं? मैं क्या क्यों, मैं हंसाता नहीं? कहता हंसाते तो बहुत ज्यादा। हंसाने का तो अगर आप 18 साल से कर रहे हो और हम लोग इंस्पायर्ड हैं तो उसमें तो मास्टरी है। तो हंसाने का तो मैं बोल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं लोगे टिकट? कहते सिंपल सी बात है कि जो आप हंसा रहे हो जिस तरह से भी, तो ये तो कल को कोई और भी हंसा देगा यही बातों को लेके। कि आज मान लो आप शादी की बात पे हंसा रहे हो, तो शादी की बात पे आप हंसा रहे हो, कल को कोई नया कॉमिक आएगा वो भी शादी की बात करेगा, जो तीसरा कॉमिक है वो भी हंसाएगा, तो मैं तो उसकी भी टिकट ले सकता हूं। फिर आपकी ही क्यों? ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बात तो ठीक भी कह रहा है, लेकिन मेरी ही क्यों? क्योंकि मैं अच्छा करता हूं। कहता लेकिन कोई और भी अच्छा कर देगा तो मैं कहा तुम कहना क्या चाहते हो? यूनिक क्या है? नहीं, कहता पाजी अगर मैं इंटरेस्टेड हूं आप में, तो मैं आपकी जिंदगी में, आपकी कहानी में इंटरेस्टेड हूं। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। मैं कहा अगर मेरी जिंदगी में कोई फनी बात ना हो तो? कहता नहीं, आप बात करो, क्योंकि आप फनी हो, बात अपने आप फनी होगी। आपको सिर्फ अपनी जिंदगी की बातें ढूंढ के सुनानी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है। जो बात करंट ऑडियंस है वो लोग जज कर सकते हैं, ये लोग कर रहे नहीं हैं। कहता कि अगर तो स्पेशल होना है कि भाई ये बात सिर्फ राजीव ही कर सकता है। हाँ, ये आपकी बात है। आपकी बात है, कोई और नहीं कर सकता, तो मुझे टिकट लेनी ही पड़ेगी आपकी बात सुनने के लिए। लेकिन आपकी बात अगर किसी सोच पे है, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं वही बात कर रहा हूं कि आप ट्रेवल पे बात कर रहे हैं कि बस का सफर, तो बस का सफर आपका भी है, उसका भी है, उसका भी है, सबका लेकिन इंडिविजुअल है, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हाँ, लेकिन बातें तो बस के सफर की होंगी कि भाई उसमें टिकट कैसे हो रही है, उसमें आपको बेचने आ रहा है, क्या कर रहा है, तो उसी पे कॉमेडी करोगे ना। सवारियां कैसी उसी पे करोगे ना, तो कोई भी कर लेगा ना। लेकिन राजीव की जिंदगी में अगर आज कपिल शर्मा शो है, कल नहीं था, या कल को नहीं होगा, या आपने IC 814 किया, तो मैं तो वो जानना चाहूंगा। बात तो ठीक है, अब या तो हंसा लो या कनेक्ट बना लो, मुझे वो है तो। अच्छा, अब आप जो कर रहे हो, अब इसमें आपका फेवरेट सेट क्या चल रहा है? कुछ हमें भी, ऑडियंस को भी हंसा दो ना। नहीं, यहाँ नहीं, उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेनी पड़ेगी। क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के सामने सिर्फ हंसाना वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं। ओके, आप फनी हो सकते हो, आप जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी कोई टॉपिक निकला है तो हम शायद बात उसको फनी वे में ले जाएं। लेकिन अगर आप बोलो को सेट सुनाओ, तो सेट दीवारों पे नहीं होता। वो ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस ही चाहिए, और ऑडियंस का रिएक्ट आपके सेट को बेहतरीन या बकवास बनाने में बहुत, रिएक्शन से पता चल जाता है कि। तो सेट देखना है तो ऑडियंस को बोलो। मैं तो हर शहर में कर रहा हूँ, और जहां जहां भी आप देख रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं डालता हूँ कि भाई मेरा कौन सा शो किस शहर में हो रहा है, प्लीज आइए, देखिए, अपनी गलतफहमी दूर कीजिए। जो लोगों का कई बार गलतफहमी भी हो जाती है ना कि भाई टीवी पे इसको बोलते हैं, इसको कुछ आता नहीं है, तो चेक करो आके और मुझे बताओ। और यूट्यूब पे तो मैंने डाले ही हैं 1-2 सेट, प्लीज आप उनको देखिए और मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए कैसा कर रहा हूँ। अब ये बताओ कि जब आपने लाफ्टर चैलेंज से निकले, तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू तो मिल गया। पोस्ट लाफ्टर चैलेंज जब तक कॉमेडी सर्कस नहीं हुआ, या तो मतलब क्या, एक जैसे अमृतसर से, छोटे शहर से, डिफरेंट कल्चर से, वहां से आप लोग आए अपना काम छोड़ के यहाँ पर, एक सक्सेस तो एक लेवल की मिल गई। इट वाज सच अ बिग शो, लाफ्टर चैलेंज। तो उसके बाद क्या फीलिंग आने लगी? मतलब क्या दोस्त थे सब क्या सोचने लगे कि भाई पैसे भी मिल गए? पैसे तो नहीं मिले थे, क्योंकि जीता कपिल था तो सिर्फ उसको मिले थे। अच्छा, भाई एक ही होती ना अमाउंट, तो कपिल और चंदन को मिले थे, एक को 10 लाख, एक को 5 लाख। और उस वक्त ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत, मतलब बहुत ही बड़ी।
तो उनको मिले थे। लेकिन मुझे याद है कि जब पहली बार मेरा प्रोमो आया था और प्रोमो के बाद जो रिएक्शन आया था, इतना फोन बज रहा है, इतना फोन बज रहा है, क्योंकि एक तो शो बहुत बड़ा था और इतना फोन बजा, मुझे लगा रातों रात हम स्टार हो गए हैं। और टचवुड उसके बाद हमें पीछे मुड़ के देखा भी नहीं है कि उसके बाद शो पे शो मिलते ही गए, कभी रुके ही नहीं हम लोग। लेकिन वो जो आप पहली फीलिंग बता रहे हो कि जब हम अमृतसर में वापस आए, मैं हमेशा मजाक करता हूँ, मैं कि यार अब क्या होता है किसी भी शो में आप देखो ना, कोई रियलिटी शो का बंदा जाता है तो एक शहर से कोई अगर फाइनल में भी पहुंच जाए, वो भी बहुत बड़ी वो भाई क्या वेलकम करते हैं और वेलकम करते हैं, ये होता है वो होता है। हमारे शहर में साला 4 लोग आ गए एक ही साथ, और उसमें से विनर भी हमारा, सब कुछ ही सेकंड नंबर भी एक हमारा, 2 3 4 सारे। हाँ, तो भाई 2 3 4 की वैल्यू ही नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छा, सब पहले पे ही विनर की वैल्यू हो गई ना। सही बात है। मैंने कहा यार बारी बारी नहीं आ सकते थे हम लोग, सही। हो सकता है एक एक हफ्ते का गैप एक एक हफ्ते का तो नहीं, एक एक सीजन का गैप होता, एक एक हफ्ते का। अच्छा, अगर उसमें शो में हाँ सारे विनर होते, विनर ना भी होते, मैं कहता हूँ सेकंड भी आता तो भी वैल्यू होती भाई, गोल्ड मेडल की वैल्यू होती है। कहते हैं ना, हाँ, सिल्वर 100 सिल्वर ब्रॉन्ज एक तरफ, एक गोल्ड एक तरफ। तो गोल्ड तो कपिल के पास था, और वो मेरे ख्याल से उस गोल्ड की वैल्यू भी अलग ही लगी भाई। वो तो आज तक साबित ही है, हाँ, वो तो प्रूवन है आज तक। एक तो मेरे से ज्यादा भाई कपिल की बात मत करो, अच्छा। क्योंकि ज्यादा तारीफ करनी नहीं, क्योंकि मेरे से निकलती है वो जो सच्ची है। तो लोगों को लगता है मैं उससे काम मांगने के लिए उसकी तारीफें कर रहा हूँ। ऐसे कमेंट आते ना भर भर के। वो सर देखो, खाली बैठे हैं लोग तो कमेंट तो करना है आपको, तो अपनी यार जर्नी अच्छा कर पता दो है। यार, वो 18 फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक 18 बैठी। साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। जब हम लाइव मिलते हैं तो कितने यार प्यार से जो बुजुर्ग होते हैं दुआएं देते हैं कि भाई तुम लोग जो काम कर रहे हो, और सच में इतना मुश्किल काम कर रहे हो। और आज के टाइम में ना हंसी नहीं रहा कोई भी, मतलब सब इतने सीरियस है भाई ना। जो नहीं हंस रहा है, प्लीज मेरा शो हो रहा है, लाइव आके देखो, गारंटीड हंसोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और सब पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं भाई पेरेंट्स बच्चे, मेरा तो शो में 6+ से लेके 80+ तक लिखा हुआ मैंने। हर तरह की, इतना वाइड ऑडियंस है, इतना वाइड ऑडियंस देख रहा है, स्पेक्ट्रम इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा दे दिया मैंने, है ना। मेरे को ना एक बंदा आया तो अभी अमृतसर में शो था, तो मैडम एक थे, तो कहते मेरा बच्चा दूसरा शो देखने गया, मतलब किसी यूट्यूब का। मैंने कहा क्यों? कहते वो 15 साल का था। तो मैंने कहा मेरे शो में लाना चाहिए था ना। कहते आपके 16+ लिखा था। मैं क्या, वो बुक माई शो को आदत हो चुकी है स्टैंड अप कॉमेडी की। मैंने 6+ ही लिखा था, उन्होंने डंडा एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि उनको पता है कि सारे 16+ हाँ, ही होते 16+ होंगे। तो मैं क्या, किसका शो देखने गया? उन्होंने कहा इसका शो देखने गया। मैं क्या, वो तो 18+ होता है। फिर भी फिट नहीं हुए। मैंने कहा अब तो आपका बच्चा कितने साल का है? 15 का। मैं क्या, बस 18 का होके आया वहां से अभी आया, लो 18 का हो गए। 3 साल हो जाएगा एक ही शो में बड़ा, एक ही शो में बड़ा। तो ऐसा भी हो रहा है। राजीव भाई, अभी हम आधे घंटे से लगभग बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने बहुत जो फॉर्मेट पॉडकास्ट का है, बहुत अच्छी बातें कर ली। अब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपने अभी तक पॉडकास्ट पे किसी पे बताई ना हो। मैं कुछ ऐसे सवाल हैं शायद आपको अनफिल्टर टाइप के, शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगे। तो ये कॉफी इसलिए पिलाई थी? हाँ, इसलिए पिलाई थी ताकि एनर्जी बनी रहे। मुझे ये बताओ कि आपको मैंने लाइव सुना, राइट, और मैं दुबई गया हुआ था, बाई चांस हम लोग शाम को करने को कुछ नहीं था, हमने टिकट ली कि कपिल शर्मा आप लोग सारी टीम टूर करके आ रहे हैं। मैंने लेकिन आपको ओपन, जो आपका ओपन माइक करते हैं वो उस टाइप का देखा, ओपनिंग आपने करी, 45 मिनट्स का आपका वो था। और मतलब 45 मिनट में देख रहा था कि 4-5 हजार 7 हजार लोग होंगे और सब नॉन स्टॉप हंस रहे थे। मेरा ना उस दिन बड़ा एक मिथ बस्टर सा हुआ, क्योंकि मैं जब शो में आपको देख रहा था तो ये हो रहा था कि ये तो साइड कैरेक्टर है, मतलब सब जैसे कहते हैं ना हिंदी में ले रहे हैं, कि उस टाइप का स्टाइल था। और एक्चुअल में जब मैंने आपको देखा तो आप इतने टैलेंटेड, और कॉमेडी इतनी टाइमिंग बढ़िया। ये मतलब आपको लगता नहीं कि भाई ऐसी इमेज क्यों क्रिएट कर दी गई आपकी? यार इमेज क्रिएट कर दी गई। शुरू शुरू में ना एक्चुअली मुझे लगा था कि
हंसाना ही है लोगों को। मेरी कॉस्ट पे हंस रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज में शायद हम लोगों ने एक बराबरी का रुतबा हासिल किया सबने। फिर एक दौर आया कॉमेडी सर्कस का जिसमें पार्टनर दिए जाते थे आपको, तो आपकी कॉमेडी सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं होती थी, आपके पार्टनर पे भी डिपेंड होती थी कि आपको पार्टनर कैसा मिला है, आप उसके साथ कोप अप कितना कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे कॉमेडियंस कॉमेडी सर्कस में हमने बर्बाद होते देखे उनके पार्टनर के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टनर। तो मुझे अच्छे पार्टनर मिले, कुछ अच्छे नहीं भी मिले, लेकिन एक वक्त आया था जब एक बच्ची थी मेरे साथ, शी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी स्वीट, 8-9 साल की। जब 8-9 साल का बच्चा आपके साथ होता है परफॉर्म करने के लिए, तो आप ऑलमोस्ट एक टीचर की जॉब पे आ जाते हो। उसको भी कैरी करना है, उसको भी कैरी करना है और उसको तैयारी भी करानी है। किसी भी बच्चे के साथ 100 एपिसोड करना नामुमकिन है, ये मैं आज लिख के देता हूं। ये बात शकील सिद्दीकी पाकिस्तान के कॉमेडियन होते थे, वो मेरे साथ बैठे कहते, ठाकुर तुझे जो मर्जी कहते हो ये सब लोग, लेकिन मैं तुझे ना बहुत बड़ा मानता हूं कि इस बच्ची के साथ ना मैं तुझे लिख के देता हूं, मैं 2 एपिसोड भी नहीं कर सकता और तूने 100 किए हैं। क्या होता कि छोटे बच्चे के साथ बैठकर आप उसको रोस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई रोस्ट होगा तो आप होंगे, और वो जो रोस्ट की लाइंस होती थी, सोचो मैं खुद देता था उस बच्चे को कि तुम मेरे पे ये लाइन बोलोगे। तो जब आप पे वो लाइन बोली जाती थी, बाकियों में क्या होता था, कॉमेडियन दूसरों पे बोलता था, क्योंकि दूसरी तरफ कॉमेडियन नहीं होता। कोई भी एक्टर होगा, सीरियस एक्टर, क्योंकि कॉमेडी सर्कल में दूसरी तरफ सीरियस एक्टर दिए जाते थे, तो कॉमेडियन उनको बोल सकते थे कि भाई हंसाने के शो में तेरे को तो हंसाना नहीं आता, तू तो रुला, यानी कि दूसरे पार्टनर को। अब वो दूसरे वाला पार्टनर कॉमेडियन को तो नहीं बोल सकता कि तुझे हंसाना नहीं आता, उसे तो पता है कि फील्ड है देना, उसको पता है कि इसको आता है, उसका फील्ड है। मेरे में क्या था, मैं बच्ची को नहीं बोल सकता कि भाई ये कौन सा पार्टनर दे दिया मेरे को, इसको तो हंसाना नहीं आता, ये तो नहीं बोल सकते आप। उसका फॉर्मेट ऐसा था ना कि एक दूसरे को रोस्ट करते थे। नहीं मतलब रोस्ट करो ना करो, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं तो ऐसी बात होगी ना। तो 1-2 बातों में बच्ची को मैंने बोला कि मेरे को बोलना, अरे आप तो मेरी वजह से चल रहे हो, वरना आपको कौन पूछे। ये मैंने लाइंस दी थी उसको, और इस पे जज हंसे, लेकिन ये मैंने दी थी। तो मुझे लगा था ये अपन एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, लोगों को पता होना चाहिए। इसी चक्कर में दूसरे जो पेयर्स या कॉमिक्स थे, उन्होंने भी अपनी स्क्रिप्ट में मेरे पे लाइनें डालनी शुरू कर दी। तो उस वक्त यंग भी थे हम लोग, और मेरे को ये बात कभी इतनी बुरी लगती नहीं थी, क्योंकि लोगों को, मुझे हमेशा लगता था कि अगर आप खुद पे नहीं हंस सकते, अपना मजाक नहीं बना सकते, तो आपको दूसरों पे मजाक करने का हक नहीं। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ, लोगों ने इस बात को छाप बनाना शुरू कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने भोले, इतने प्यारे हैं कि उनको ना सच लगता है जो टीवी पे हो रहा है। सास बहू के सीरियल क्यों चलते थे? क्योंकि लोगों को वो सच लगता था कि हाय, ये बेचारी के साथ तो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ गलत हो रहा है, लोग गलत हो रहा है, उसके साथ जुड़ जाते थे लोग। वो टीवी की ऑडियंस का कनेक्शन ही डिफरेंट है ना। कनेक्शन तो मेरे साथ भी शायद ऐसा होना शुरू हुआ कि अरे यार, अब वो एक लेबल लग गया ना, इसको तो नहीं आता है, सब कहते हैं तो नहीं आता होगा। ये मुझे एहसास बहुत लेट हुआ, और इससे फर्क भी नहीं पड़ता था। अगर मैं 15 साल टीवी पे काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये था कि
एटलीस्ट जिन लोगों को काम देना है उनको तो पता है। हाँ, वो तो काम जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो निकाल दिए जाओगे। हाँ, तो उनको तो पता है कि ये काम इसको आता है। लेकिन फिर जनरेशन चेंज होती है। अब जो नई जनरेशन आई है उन्होंने हमारा पुराना काम नहीं देखा होगा। वो क्या देख रहे हैं कि अरे इसको तो थोड़ा काम दिया जा रहा है, इसको नहीं आता है। तो वो इम्पैक्ट मेरे काम पे आया। तो जिस वक्त वो काम पे इम्पैक्ट आया तब मुझे एहसास हुआ कि ये गलत हो गया। गलत हो गया, कि जो चीज है नहीं। तो मुझे उस दिन वो एहसास हुआ कि झूठ को अगर 100 बार चिल्ला के बोला जाए तो वो सच मान लिया जाता है। तो सच मान लिया जाता है। दिस इज हार्श रियलिटी। हार्श रियलिटी। तो आज वो लोग भी ऐसी लाइन बोल जाते हैं जिनको शायद खुद को भी काम नहीं आता। उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। मैं आपके सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ रहा था जी। तो लोग, आपकी जो ऑडियंस है जो आपको फॉलो करते हैं तो वो भी एक तरह से ट्रोलिंग कि भाई कपिल ने अपने दोस्त को काम दे दिया, ये एडजस्ट कर रहा है, इसको ये कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैंने काम देखा और IC-814 में आपका बिल्कुल ही डिफरेंट करेक्टर, जब आपने हाईजैकर का मेन चीफ का रोल आपने करा, वो बिल्कुल जोन डिफरेंट थी। जैसे सेम इज द केस विद सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर को हम गुत्थी देखते रहे, सुनील ग्रोवर को लेकिन बाकी मूवीज में सलमान खान के साथ देखा तो लगा कि हाँ यार कितना टैलेंट है। तो वो एक स्टैंप हो जाती है उसको, लेकिन आप ब्रेक तो कर रहे हो, लेकिन आसपास का माहौल आपको ऐसा लगता है कि उस चीज को कवर अप करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए। पहली तो मुझे एक बात सच में समझ में नहीं आती कि भाई अगर आप सच में मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरे काम का तो पता होना चाहिए। और आप ही को अगर लगता है कि भाई ट्रोल करना है तो आई डोंट नो, और क्यों किया जाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि ये भी हार्श रियलिटी है कि मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं है। क्योंकि जब कॉमेडी सर्कस था 8 साल मैंने हर सीजन किया है। वो तो मेरे दोस्त का शो नहीं था, मेरे मामा का शो नहीं था, मेरे चाचा का शो नहीं था, मेरे किसी। तो अगर मैं वहां काम कर रहा हूं, अर्चना पूरन सिंह भी हमेशा कहा करते थे कि जब 8 नंबर आते हैं तो लोग वो उस पर कमेंट करेंगे। तो भाई इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में पूरे कोई 8 नंबर लाने के लायक भी नहीं। अगर होता तो मेरी जगह वो होता। और 8 नंबर कॉमेडी में लाने बड़े मुश्किल है। और अगर मैं 10 में से 4 बार 8 नंबर लाया तो उसको याद मत रखो। मैं कल एक कोट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि लोग आपसे उसी बात पे चिढ़ते हैं जो उनके पास नहीं है। जो आपसे ट्रोल कर रहे हैं ना, जो कहीं पर एक गैप है ना, वो आपको चाहते हैं कि हम उस पोजीशन पे नहीं है। जो उनमें मिसिंग है ना, वही आपकी गलती है। कई बार पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि कॉमेडी बहुत ही टफ जोन है। मैं अपनी बात नहीं कर, दुनिया में अगर कोई भी आदमी आपके चेहरे पे मुस्कान ला रहा है, रिस्पेक्ट तो बनती है यार। मेरे चेहरे पे लाता है, मैं तो हर एक की रिस्पेक्ट करता हूं। कभी भी अगर मैं आज ओपन माइक्स में जाता हूं तो बहुत यंग जो अभी बेचारे शुरू कर रहे हैं, मैं तो उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देता हूं। तो वो बड़े खुश होते हैं कि पाजी आप ऐसा हमारे लिए बोल रहे हो। मैंने कहा भाई तुम अच्छा कर रहे हो, हम जानते हैं हंसाना कितना मुश्किल है। अब देखो, आप जैसे मूवीज हम देखते थे, मूवीज में शक्ति कपूर, कादर खान, जॉनी लीवर ने कितने टाइम, आज इतना खोखलापन है। कुछ मूवीज ऐसी हैं, कुछ जैसे अक्षय कुमार बहुत अच्छा कॉमेडी कर लेते हैं, और एक हमारे ये रितेश देशमुख बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। अदरवाइज मूवी में ना मुझे ऐसा लगता है हॉरर मूवी भी है, थ्रिलर भी है, हर तरह की मूवी आती है। कॉमेडी मूवी को चलाना बहुत मुश्किल काम है।
तो उसमें अभी आप लोगों के लिए तो बहुत, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड की मूवीज भी कुछ लोगों का ऑडियंस का आप खुद सोचो, मूवी बनाने में 2 साल लगते हैं, आप स्क्रिप्ट लिखने में 6 महीने लगा सकते हो, साल लगा सकते हो। 2-2.5 घंटे की फिल्म ही बनानी है कॉमेडी के लिए। इसलिए मैं कपिल को ग्रेट मानता हूँ, उसकी पूरी टीम को, नॉट इवन कपिल मतलब। तो लोगों को ये गलतफहमी मत रखो कि भाई मैं, कमेंट आते यार बुरा लगता है कि मैं रियल टैलेंट की अगर तारीफ कर रहा हूँ, चाहे वो सुनील ग्रोवर है, कृष्णा है, कीकू है, सबकी मैं तारीफ करता हूँ, चाहे चंदन है, शमोना है, ईच एंड एवरी, इवन राइटिंग टीम है, जो क्रिएटिव टीम है, सबकी मैं तारीफ करता हूँ। तो ये मत सोचो कि भाई मैं कोई चाट रहा हूँ उनकी कि मुझे काम चाहिए, भाई नहीं कर रहा हूँ मैं ये सीजन। तो तारीफों करने से काम नहीं मिलता, अगर ये मिलता होता तो सारी दुनिया ही काम कर रही है। हाँ सही बात। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि सच में वो लोग ग्रेट है। देखो 1.5 घंटे का एपिसोड देना होता है, 3 घंटे एक हफ्ते में कॉमेडी देनी किसी के बाप नहीं कर सकते, या मैं लिख के देता हूं। और हर बार नहीं देनी, हर बार नहीं देनी। टीवी पे एक बार जो आपने बात बोल दी, अब दोबारा बोल नहीं सकते। अगर गलती से चलो कभी साल में एक बार रिपीट बोल भी दी, वो भी क्या होता है कि वो भी नोट हो जाती है। नहीं, इम्प्रॉम्प्टू बोली जाती है, आपको फॉर्मेशन में निकल गई बात मुंह से। यार आज मैं इन कॉमिक्स के साथ भी काम कर रहा हूं, भाई वो लोग खुद बोलते हैं कि भाई आप कैसे कर लेते हो इतना काम। हम साल में एक सेट लिखते हैं, वहां हर हफ्ते भाई, तो प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन कि अगर वो आपको हर हफ्ते हंसाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सुनील ग्रोवर है, कृष्णा है, कीकू है, एवरीवन। और मैं बैक स्टेज की भी बात कर रहा हूँ, जितने हमारे राइटर हैं, क्रिएटिव लोग हैं, भाई बहुत मेहनत, बहुत। मैं ना सबको ये कहता हूं कि बहुत हमने स्टार्स देखे चढ़ते हुए, जैसे बॉलीवुड के भी स्टार्स देखे, 2-3-4 साल 5 साल किसी का पीरियड रहा, लेकिन 15 साल से इन लोगों का पीरियड है, आप लोगों का, जो 15 साल से रेगुलर हंसा रहे हैं, चाहे वो गुत्थी हो, चाहे वो कैरेक्टर आप कर रहे हो, कपिल जी कर रहे हो, मतलब क्या 15 साल तक कैसे लोग एक नई चीज, और हर बार हंस रहा है वही ऑडियंस है। मतलब मैं अपने घर में देखता हूं, ऐसे हम लोग सारे बैठ के देख रहे हैं। वही तो कह रहा हूं कि भाई कितनी बड़ी चीज है कि 5 साल के बच्चे को भी हंसा रहे हैं और 85 ईयर ओल्ड बंदे को भी हंसा रहे हैं। ये बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया, ये प्लेटर कैसे बन गया कि मतलब सारे ही ऐसे हो गए कि यार टैलेंटेड हैं सच में एवरीवन, और मैं भी उतना ही टैलेंटेड हूं। ये लोगों को पता नहीं क्यों नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वीवीएस लक्ष्मण को कितने लोग जानते होंगे, भाई वो उतने ही टैलेंटेड थे, लेकिन शायद वो होता ना कि सचिन तेंदुलकर की, विराट कोहली के वो क्या है कि शेडो में रह जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सचिन, सहवाग, गांगुली, भाई युवराज। आप ये देखो ना, बैट्समैन और बॉलर में कितना वो रहता है। बैट्समैन हार्ड 2 छक्के मारता है, बॉलर बेचारा 4-5 विकेट ले लेगा ना, तो उसका नाम इतना नहीं होगा, पब्लिक उतना याद नहीं रखती। तो वही केस होता है मुझे लगता है। नहीं मतलब मुझे लगता है ये चाहे क्रिकेटर में भी हो, तो क्या होता है कि टैलेंट के साथ स्पॉटलाइट एक पे आ जाती है। अब ये बताओ मुझे राजीव भाई, हम लोग, आपने इतने साल कॉमेडी करी, अभी भी कर रहे हो, कपिल शर्मा शो में 3-4 लोग मेन, आप सुनील ग्रोवर, कृष्णा, केकू, शारदा, कपिल। अब ना बस सच्ची सॉरी काट रहा हूं, अब तुम्हें भी गालियां देंगे ट्रॉलर्स कि तुमने बोल दिया कि आप 4-5 लोगों में मेरा नाम रख दिया तुमने। मैंने तो लाइव देखा, तो मैं तो बोलूंगा। अब मैं तो किसी से वो ना, मैं आपको कोई प्रेज करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो एक आपके अदर साइड ऑफ द स्टोरी जाननी थी, तो मैं इसलिए आपने मौका दिया, बहुत बढ़िया बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये प्लेटर कैसे तैयार हो गया, और साथ में इन तीनों चारों, आपका तो आप रोल, मेरे ख्याल से आप जो गेस्ट आते हैं फिल्म की अपनी वो करने, प्रमोशन करने, आप उनसे सबसे कम इंटरेक्ट करते हो, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप और कपिल ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, यही रहा है ज्यादा। और बल्कि बाकी जो मैंने कृष्णा और इनका देखा, ये लोग गेस्ट के साथ ज्यादा करते हैं। अब इन सबके बेस्ट कैरेक्टर क्या क्या है? सुनील ग्रोवर का आपको 3-4-5 रोल्स में आए। मुझे सबसे बेटर मशहूर गुलाटी,
मशहूर गुलाटी, आई लव वो जो Yeah. डॉक्टर बन के डॉक्टर मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, आई लव दैट कैरेक्टर। मुझे लगता है कि मतलब टैलेंट का तो भरमार है वो आदमी भी। भाई डिस्गाइज में तो बेस्ट ही है। और लेकिन वही बात होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि मछली को पेड़ पे चढ़ने को बोलोगे, मछली आपको पानी में ही तेज तैर के खूबसूरत सब कुछ उसी में लगेगी। पेड़ पे चढ़ाओगे उसमें से बदबू भी आएगी, चढ़ भी नहीं पाएगी और मर भी जाएगी। तो कई बार क्या होता है, आदमी, अब चिड़िया को पानी में फेंकोगे ना तो बेचारे थोड़ा तैर पाएगी, उतनी तेज नहीं चल पाएगी जिस स्पीड से मछली चल पाएगी। तो क्या होता है, कई बार जैसे कीकू शारदा, सुनील ग्रोवर कॉमेडी सर्कस में कभी नहीं फिट हुआ, क्योंकि उनके लिए वो पेड़ था, पानी ये था कपिल शर्मा शो। जैसे इसमें आए तैर गए। तो ये समझना पड़ेगा। अब जैसा सुनील की हमने बात करी, आपको लगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी, मेरा अपना फेवरेट गुत्थी है, मैं तो भूल नहीं सकता। मैं अभी बात करते करते ही मैं गुत्थी बोल गया। हाँ देखो, गुत्थी का मुझे इसलिए लगता है कि गुत्थी इज प्लेफुल, कि वो खेलते थे, उसमें खेलते थे। मशहूर गुलाटी में इसलिए अच्छा लगता है वो पंच भी मारता था बहुत, मतलब होता ना कि खतरनाक वाले, खेलता तो था ही पर पंच भी बहुत अच्छे मारता, मतलब मेरा इसलिए फेवरेट है बहुत। और कृष्णा का ज्यादा उसने किया नहीं, उसने मेन एक ही कैरेक्टर किया अगर कृष्णा का देखा जाए, मसाज पार्लर वाला जो सपना। हाँ नहीं, पर जैसे अब वो आजकल वो चल रहा है तो मिमिक्रियां है भाई, मिमिक्री चीज है, मिमिक्री को मैं कैरेक्टर नहीं मानते। हाँ, लेकिन कृष्णा की मिमिक्री को मैं कैरेक्टर मानता हूँ, क्योंकि वो उसका रूप बदल देता है। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली 1-2 घंटे बैठा हूँ जैकी श्रॉफ के साथ, जैकी दादा के साथ। मैं वही बोलने वाला था कि बेस्ट है जग्गू दादा। मतलब जग्गू दादा, वो जब वो बंदा आता है ना, मतलब नहीं, लेकिन उसमें वो शरारत बहुत डालता है, बहुत ज्यादा। अब वो सोफे में बैठे बैठे ना गेस्ट के साथ बात करते करते गिर गया, जो उनका स्टाइल है ना। बट मैं वही कह रहा हूँ कि वो शरारत डालता है। वो एक्चुअल में ना, वो पता नहीं कैसे उसने नहीं, किया है, शरारती वो नहीं उसने कैरेक्टर को ना स्टडी बड़ा भयंकर, मतलब नहीं, उसके अंदर शरारत है, मैं जानता हूँ ना, तो वो किसी भी कैरेक्टर में शरारत डाल देता है। तो जैसा वो भी शाहरुख कर रहा, कोई नहीं करता ना नाच नाच के। अब वो पठान वाला वो स्टाइल, वो आप समझ रहे हो, तो उसके अंदर बेसिक शरारत है। भाई गोविंदा के खानदान से कहीं तो कुछ आएगा। सही बात है। जीन्स में है, जीन्स क्या, उसके तो पजामे में भी है। उसकी तो स्कर्ट में भी है जो धर्मजी वाली पहन के आता है। वो अब देखो, आज की ऑडियंस जो 2000 की ऑडियंस है, उसने कहाँ देखी धर्मवीर की जोड़ी? वो भाई अब समझो बात को, इसका मतलब क्या है, वो अपना बना लेता है ना। लोगों को धर्मजी नहीं पता, लोगों को ये पता कि कृष्णा है धर्म। उनको शायद धर्मेंद्र साहब पता ही ना हो। जीतू जी वाइट कपड़े का। हाँ, पर मतलब ये मिमिक्रियां हैं, तो एज ए कैरेक्टर में जैसे कीकू का लच्छा जो चोटी वाला है, माइंड ब्लोइंग करता, ये है सबके अपने अपने कैरेक्टर। और एक अब जैसे देख रहे हैं ये वाला जो नेटफ्लिक्स पे आप लोगों का आ रहा था, उससे पहले जब जो वो सोनी पे था, उसमें मैंने देखा था कि कपिल भी, मतलब जैसे वो बाथरोब पहन के, वो क्या वो दिल्ली वाला एक अंकल बन के, पहाड़गंज के अरोड़ा साहब, क्या वो इतना, मतलब हम लोग दिल्ली एनसीआर के, हमने कपिल अभी कैरेक्टर करता ही नहीं है। वरना कपिल जितने बेहतरीन कैरेक्टर भाई, वो उसने पुलिस वाला निकाला हुआ है, उसकी टाइमिंग, मतलब वो पंजाबी भी मेरे ख्याल से पंजाबी टच आता था ना वो पुलिस वाले में, पुलिस वाला वही है। तो वो मिस करते हैं, मतलब ऑडियंस मिस करती है। आपकी बात हो तो मैसेज जरूर देना हमारी तरफ से। भाई वो तो उसको खुद पता है। लेकिन वो क्या क्या करेगा ना। He is a busy man। अब तो मूवीज भी आ रही हैं, इतना वेट रिड्यूस कर लिए। भाई मेहनती आदमी है वो जब चाहे वो तो कुछ भी कर सकता। और अभी भाई तारीफें नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। बाद में ये मत कहियो कि इसलिए तारीफें कर रहा हूँ, मुझे काम चाहिए, नहीं चाहिए। ये तो सबको पता है, सच है भाई। लेकिन क्या करें, लोगों को लगता है मेरा दोस्त है, मैं तारीफें करता हूँ, उसको काम चाहिए, शो में काम मिल जाएगा। भाई तंग आ जाता हूँ मैं ऐसे कमेंट से। किसी के लिए सच भी बोल दो, क्या करूँ, बुराई करता हूँ किसी की बैठ के यहाँ पर, जब है ही सब लोग अच्छे, तो क्या बुराई करे आदमी उनकी। पंजाबी मूवीज भी करते हो आप? यस। पंजाबी मूवी में, कॉमिक में सबसे
आज के और पुराने सबसे बढ़िया टाइमिंग क्या किसकी है? पुराने मेर मित्तल साहब से बड़ा तो क्या मिलेगा? ओह, बचपन हमने वो तो कंधा हिला के हंसने अरे तू की भाई, मेर मित्तल साहब इज इक्वल टू हीरो। अगर वो फिल्म में नहीं है तो फिल्म बिकेगी नहीं, वो वाले हिसाब में वो थे। पूरा एक डिकेड चला है। डेकेड चला है, तो वो फिल्मों में थे। उसके बाद उसके बाद अब तो हमारे सीएम साहब हैं, भगवंत मान जी ने बहुत कमाल के सटायर रखे थे। जसपाल भट्टी जी, कुग्गी पाजी, कुगी पाजी तो एज एन एक्टर बहुत बेहतरीन है, जो मुझे लगता पर है। वो भी कॉमिक तो है ही है, कॉमिक भी नहीं प्रॉपर स्टैंड अप कॉमिक हमने तो उनसे देख के सीखा है। बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमिक हैं और एक्टर उससे भी बेहतरीन। तो एक करमजीत अनमोल, यार करमजीत अनमोल का मैंने अभी एक रील देख ली, वो गाना कितना बढ़िया गाते तो हैं। सिंगर ही थे भाई। हमें नहीं आइडिया, अब जनरल ऑडियंस को नहीं पता भाई ना। सिंगर आपने शायद वो देखी है वीडियो जो वो गाना, 5, अरे वो गाना है उनका, वीडियो है अच्छा, उनका प्रॉपर। मैं इतनी सुनी है ना कि आपने तो रील देखी अखियां है। देव। अरे वो गाना है उनका भाई, यूट्यूब पे गाना देखो आप, प्रॉपर रिकॉर्डेड सॉन्ग है उनका। तो वो कमाल है, वो भी बहुत टैलेंटेड आदमी है। और अभी नेक्स्ट हम राजीव ठाकुर को 2025 के बाद कहाँ कहाँ देख रहे हैं, क्या क्या होने वाला है? मैंने सुना है कुछ ओटीटी पे। हाँ, एक और नई वेब सीरीज कर रहा हूँ, तो वो भी मेन नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव और वो IC-814 से थोड़ा ज्यादा ब्रूटल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज एक फीडबैक दे रहा हूँ। आप कॉमेडी करते हो लेकिन आपके फेस में ना, जो सामने बैठ के आपको लग रहा है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप ये नेगेटिव रोल्स पे ना, आपका बहुत मतलब एक फेस में वो आ रहा है। अब इसे आप कॉम्प्लीमेंट लो, कमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट कह लो, कमेंट कह लो, लेकिन मैं ये मानना है कि मैं जैसा करेक्टर करता हूँ वैसा दिख जाता हूँ। तो एज एन एक्टर आई थिंक इट्स ए गुड थिंग फॉर ए ह्यूमन बीइंग। जैसे आप अगर एक फिल्म देखोगे कंजूस मजनू खर्चीली लैला, प्राइम अमेजोन पे, तो आपको वहां पर बहुत भोला भाला क्यूट करेक्टर भी एक दिखेगा कि अरे यार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा वाला भी है। और IC-814 देखोगे तो नेगेटिव दिखेगा, और अगला देखोगे तो और ज्यादा ब्रूटल है। अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और मुझे लग रहा है कि राजीव ठाकुर 2.0 चल रहा है और बहुत सारे वर्जन्स राजीव ठाकुर के आने वाले। हाँ, बहुत 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 एकदम तैयार बैठे हैं। अब राजीव भाई, थोड़ा सा जो आज की जनरेशन, आप लोग तो एक लाफ्टर चैलेंज के उससे चले गए। मेरे भी घर में एक मेरा भतीजा है, वो भी 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है। इतने स्ट्रगलर्स आ रहे हैं छोटे शहरों से, मुंबई में आते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं और कैसे उनको काम मिले, और क्या मतलब आपकी क्या इनपुट है? पता नहीं, मुझे लगता है आज शायद मुंबई आने की जरूरत नहीं है। आज तो जैसे पहले क्या होता था कि मीडियम ही 2 थे, सिनेमा और टीवी। आज अगर आपको वहां पे जाके कोई दिक्कत आ भी रही है, कि आपको लगता है कि भाई दरवाजे नहीं खुल रहे, ब्रेक नहीं मिल रहा। पहले क्या होता था, गाना किसी ने अगर एज ए सिंगर में आपको बोलूं कि अगर गाना निकालना होता था तो बड़ी कंपनियों के चक्कर लगाओ, वीडियो बना के दो, ऑडियो बना के दो, फिर कंपनी की मर्जी है रिलीज। आज आप ऑडियो वीडियो बनाते हो अपने यूट्यूब पे डाल के, उसको अगर अच्छा कंटेंट है तो भाई कहीं से भी चल सकते हो। तो वहां तो आपको काम करना ही है, लेकिन आज मुझे लगता है इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा भी स्टैंड अप शुरू करने का कि मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है, तो ये दिस इज इंडिविजुअल वो इंडिपेंडेंसी बेसिकली। अदरवाइज हम डिपेंड हैं कि कोई चैनल काम देगा तो हम कर पाएंगे, कोई शो के लिए बुलाएगा, कोई प्रोजेक्ट आएगा तो काम मिलेगा। तो ये वो जगह है जहां से आप अपनी चीजें खुद खड़ी कर सकते हो, रेगुलर काम कर सकते हो, अगर आप टैलेंटेड हो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब आज तो यूट्यूब, आज हमें कितना टाइम लगा, हम भी एक तरह से जर्नलिज्म, और अमीर आदमी हो, पैसा है, डाल सकते हो, लेकिन आप आज देखो कितने छोटे गांव के लोग हैं जो, जिनको मैं अभी शायद बिहार में शूट करने गया था, वहां जाके मुझे 1-2 ऐसे लोग मिले जो लाखों कमा रहे हैं सिर्फ अपने गांव में ही कंटेंट बना के भेज रहे हैं। अभी मैं देहरादून में था लाइव शो के लिए, तो एक मिलने आए कि हम हैं, तो मैं तो जनरली मिला, लेकिन जब मैंने उनका पेज देखा मैं तो शॉक हो गया कि भाई उनके यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
तो बहुत से अच्छा काम करने वाले जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज दुनिया तक पहुंचने के लिए, दुनिया तक अपना काम पहुंचाने के लिए बहुत से और रास्ते खुल गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आज की जनरेशन के लिए, बहुत बड़ा टैलेंट होना चाहिए कंटेंट बनाने का, बस। राजीव भाई, आप लोग इंटरनेशनल टूर करते हो, इतने सालों में कितने टूर करे, कितनी कंट्रीज घूमी? काफी घूमी, ऑलमोस्ट ग्लोब पूरा नॉर्थ तो नहीं है, साउथ लेकिन अभी ईस्ट बहुत बाकी है। क्योंकि क्या हुआ कि पिछले 10-12 साल हम टीवी पे इतने ज्यादा बिजी थे कि बाहर, क्योंकि जब भी बाहर जाओगे आपको 1-2 महीने का टूर ही लगाना पड़ेगा। अमेरिका जाके आप, हाँ 15 दिन में तो आओगे। मैंने किया है, हफ्ते में 2-2 बार मैं अमेरिका अप डाउन किया। अच्छा, तो वो भी किया, लेकिन जनरली नहीं कर सकते क्योंकि ना तो इतना बजट होता किसी के पास कि आपको आने जाने के टिकट्स पे आप करो, तो महीना 1.5 महीना निकल नहीं पाते थे। लेकिन अब जैसे नेटफ्लिक्स पे आए हैं तो गैप मिलता है आपको शोज के बीच में, तो आप प्लान कर सकते हो चीजें। तो बहुत घूमे। मतलब अब आप इंडिया में भी शो कर रहे हो, इंटरनेशनल भी कर रहे हो। अब इंडिया में ऑडियंस डिफरेंट है। अब जैसे आप वहां जाते हो, मेजरली हर तरह बाहर मुझे लगता है शायद बाहर वालों को ना जल्दी मिलते नहीं आर्टिस्ट, तो उनको, हालांकि आज बहुत आर्टिस्ट आ रहे हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट का अपना क्रेज है, अपनी मोहब्बत है। तो आप बाहर जाते हो ना, तो मुझे लगता है बाहर लोग बहुत ज्यादा आपको मोहब्बत प्यार देते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं और टिकट खर्च करते हैं। हिंदुस्तान में क्या है कि पता है ये आज आया तो शायद 2 महीने बाद फिर आ जाए, क्योंकि इधर के ही हैं आर्टिस्ट, तो कई बार नहीं भी कुछ जा पाता तो अपने प्लान कैंसिल नहीं करता। वहां लोग प्लान कैंसिल करते हैं अपने, अगर आप जा रहे हो, प्री प्लान कर लेते हैं, प्री बुक हो जाती होंगी टिकट्स, प्री बुक भी और प्लान भी कैंसिल करते हैं। क्योंकि मुझे कई लोग इस बार इस तरह के मिले थे, अरे हमारे तो वहाँ शादी थी, हमने टिकट कैंसिल कराई है, दोबारा रिन्यू कराएंगे कि हम 10 दिन पहले जाने वाले थे, अब हम 4 दिन पहले जाएंगे, सिर्फ आपके शो के लिए रुके हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब आए तो शायद 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, क्योंकि ये कौन से दो, जैसे अब मैं जा रहा हूँ तो मान लो कोई जलंधर में मैंने शो किया तो अब नहीं डाला, हो सकता 3 महीने में दोबारा कर दूं। हाँ, वो लोगों को वो बेसब्री नहीं है कि भाई दूर से आए हुए हैं, लोकल। तो भाई वो डोमेस्टिक जो में तो ये हो हल्ला जाता करते हैं, जिस तरह से सुनते हैं, मतलब वो 3 घंटे अलग ही लेवल का क्रेज होता है उनका। वो तो मैंने दुबई में देखा, दुबई में भी, यूएसए वगैरह में बता रहा हूँ, देखो क्या। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बहुत ही फेमस, आपके हमारे सबके राजीव ठाकुर, एक जाना पहचाना नाम, हाउस होल्ड नेम, 15 साल से हम लोगों को हंसा रहे हैं और अभी भी बहुत सारे वर्जन्स आने वाले हैं राजीव के। और ठाकुर साहब के साथ बात करके ये लगा कि बहुत टैलेंटेड बंदे हैं और आपको अभी बहुत कुछ जानना इनके बारे में बाकी है। और किसी मिथ में और किसी स्टैम्प में मत रहना, और इनके बारे में, इनका ओपन माइक एक कराते हैं दिल्ली एनसीआर में और फिर मिलते हैं इनसे और आप सबको भी मिलवाते हैं। ओपन माइक बोल बोल के ना ज्यादा स्ट्रगलर बना रहा है, इसको कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी शो। भैया थोड़ा ठीक नाम लो। अच्छा, वो डिफरेंट है। ओपन माइक होता है, मैं बताता हूँ आपको, ओपन माइक शायद पता नहीं। ओपन माइक होते हैं जहां पे मैं अगर जाता हूँ ओपन माइक में तो मैं नया सेट जब लिखता हूँ, ओके, दैट इज ओपन माइक, उसको ट्रायल के लिए। लेकिन अगर मैं अपना पूरा शो डालता हूँ तो वो ट्रायल नहीं होता, वो आपको फिर टिकट ली है आपने लोगों से, आपको अब जिम्मेदारी है कि वो जो सोच के आए हैं आप डिलीवर करें। तो दैट इज माई स्टैंड अप कॉमेडी शो, जो मैंने 6 महीने ओपन माइक कर करके तैयार किया। तो फिर हम मिलेंगे इनके साथ, एक स्टैंड अप कॉमेडी शो कराते हैं और फिर देखते हैं कि कितने टैलेंटेड है। आप जब डलेगा बुक माई शो पे तो राजीव भाई हमें लिंक देंगे, हम पोस्ट कर देंगे, फिर सब आप देखिएगा और मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। यस यस यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।